निकालूं तो जो अंतर प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? सार्वंतर। अर्थात क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? जो लगातार प्राप्त हो, जैसे 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, ये सारी क्या है? क्रमागत है। तो यहाँ से कोई भी उठा लीजिए, 11 में से अगर 8 को माइनस करना हो तो 3 मिलेगा, 14 में से 11 को माइनस करना हो तो 3 ही प्राप्त होगा। वैसे ही 8 में 5 को अगर माइनस करना हो तो 3 प्राप्त होगा। तो क्या कहलाएगा? सार्वंतर कहलाएगा। तो बस इतना ही है स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में। तो इतना जान लेना काफी है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 के प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या शॉर्ट में एपी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं। यहां देखकर ही पता चल रहा है कि प्रथम पद क्या है। प्रथम पद है 5 और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर होता है, सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। तो डी इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर, ऐसे ही डॉट 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 चलता रहेगा, ठीक। तो D इज इक्वल टू, यहाँ A2 क्या है? 8 है, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू A3 क्या है? A3 है 11 और A2 है 8 इज इक्वल टू A4 है 14 और A3 है 11। तो ये सारे बराबर आने चाहिए। तो बराबर आएगा तो सार्वंतर, मतलब ये समांतर श्रेणी तब हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी तो है ही, देख के ही पता चल रहा है। यहाँ से 3 प्राप्त हो गया, ये भी 3 प्राप्त हो गया और ये भी 3 प्राप्त हो गया। तो D इज इक्वल टू कितना मिला? 3। अतः प्रथम पद क्या हो जाएगा? ये तो दिया हुआ है, प्रथम पद 5 और सार्वंतर 3, सार्वंतर बराबर 3, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं इसका। समांतर श्रेणी ही करनी में 3, 2 करनी में 3, 3 करनी में 3 का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर ज्ञात करना है तो सिंपल एकदम है। सार्वंतर D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 डॉट 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 चलता रहेगा अनंत तक। तो D इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 2√3 माइनस √3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3√3 माइनस 2√3। बस इतना ही दिया है तो इतना ही निकाल लेते हैं। अब बराबर करके A4 वगैरह तो पद दिया नहीं है, तो D इज इक्वल टू कितना प्राप्त होगा? यहाँ देखिए करनी में 3 सेम है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे संख्याओं को घटा देना है। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ बचा करनी में 3, तो 1 लिखे चाहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे ही यहाँ 3 में से 2 निकला तो 1, और करनी में 3 बचा है तो करनी में 3। तो D बराबर कितना प्राप्त हो रहा है? करनी में 3। तो सार्वंतर कितना हो जाएगा? सार्वंतर बराबर करनी में 3। अब चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। जांच कीजिए कि अनुक्रम 7, 13, 19 और 25 समांतर श्रेणी में है या नहीं। इसका सार्वंतर भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर कोई अनुक्रम दिया होता है ना, या सूची दी होती है, तो उसका हम क्या करते हैं? सार्वंतर निकाल लेते हैं। या प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, फिर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद निकालते हैं। अगर उनका जो अंतर आता है वो बराबर मिल गया तो क्या होगा? समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो यही लिखेंगे हम, लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में, यदि किन्हीं दो क्रमागत, ये आप लोगों को याद हो जाए इसलिए लिख रहा हूं, लिखना जरूरी नहीं है। क्रमागत पदों का अंतर समान है तो दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब यहां से ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, तो इनका दिया गया अनुक्रम क्या है? दिया गया
अनुक्रम 7, 13, 19, 25 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से निकाल लेते हैं A2 माइनस A1, फिर निकाल लेते हैं A3 माइनस A2, फिर निकालते हैं A4 माइनस A3। बराबर बराबर करके निकाल लेते हैं, देखते हैं बराबर आता ही नहीं। तो A2 दिया है 13 और ये दिया है 7, और क्या दिया है 19 माइनस 13, फिर 25 माइनस 19। अब देखते हैं ये बराबर आता है कि नहीं। तो 13 में से 7 गया तो 6, और 19 में से 13 गया तो 6, और 25 में से 19 गया तो 6। तो सब बराबर प्राप्त हो रहा है, तो ये बराबर मिल गया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि दिया गया अनुक्रम क्या है, समांतर श्रेणी है। दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी है। इतना हो गया। और सारवंतर ज्ञात करना है, तो सारवंतर तो हम निकाल ही चुके हैं। डी इज इक्वल टू यही होता है ना, A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, सब बराबर आने चाहिए। तो सारवंतर बराबर 6। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, तर्क भी देना है हमें। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे। अगर वो बराबर मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। तो यही तर्क हम लिख देंगे। तो हम सीधे यहाँ निकाल लेते हैं A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3, क्रमशः निकालते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ दूसरा पद है 1 और प्रथम पद है 1, इज इक्वल टू कितना प्राप्त हो रहा है 0, और यहाँ 2 तीसरा पद है और द्वितीय पद है 1, इज इक्वल टू 1, और यहाँ क्या है 3 माइनस, सॉरी यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 है फिर माइनस 2, चौथा पद है 2 और तीसरा पद है 2, इज इक्वल टू 0। तो ये 0 1 0 1 इसी प्रकार से प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या दिया है, किन्हीं दो क्रमागत, लिख सकते हैं हम तर्क, किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसीलिए दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी नहीं है, बस यही तर्क सब में दे देना है हमें। पहले हम इनका क्या करेंगे, किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर निकाल लेंगे, सबका निकाल लेंगे, एक बार चेक करेंगे, अगर सब सेम मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी होगा, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। तो यहाँ सेकंड वाला जो दिया है इसे सरल करना पड़ेगा, तो गुणनखंड करके सरल कर लेंगे। जैसे कि 12 दिया है करनी में, तो इसका अगर मैं गुणनखंड करूँ 12 का तो कितना आता है, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, अर्थात ये दो जो है जोड़ा बन रहा है बाहर आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 2 करनी में 3, यही आएगा ना। तो ऐसे ही सबका हम गुणनखंड कर रख के अगर लिखना चाहे तो इसका सरलीकरण करेंगे तो कितना आ जाएगा, करनी में 3, ये आ जाएगा 2 करनी में 3, यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट वाला 3 करनी में 3, और इसी प्रकार से ये आ जाएगा 4 करनी में 3, कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो ये मिल गया। यहाँ से A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, फिर A4 माइनस A3 निकालेंगे। तो यहाँ 2√3 माइनस √3, और यहाँ 3√3 माइनस 2√3, और इसी प्रकार 4√3 माइनस 3√3, यही हो जाएगा। देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। तो 2 में से 1 गया, करनी वाले तो घटते नहीं है ना, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, और यहाँ करनी में 3 तो रहेगा ही। 3 में से 2 गया तो 1, और करनी में 3 तो रहेगा ही। 1 तो लिखते नहीं है, लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ क्या है करनी में 3। तो ये जो किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर जो है वो समान आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी है। तो इसीलिए
दिया गया अनुक्रम क्या है? समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब इसका तीसरा और चौथा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है 0.3 कॉमा 0.33 कॉमा 0.333। नो, तो यहाँ भी हमें दो क्रमागत पदों का क्या निकाल लेना है? अंतर निकालना है। तो a2 माइनस a1 कर लेंगे और a3 माइनस a2, इतना ही काफ़ी होगा। तो यहाँ दो में से एक गया तो कितना बचा? एक, और यहाँ करनी में तीन तो रहेगा ही। तीन में से दो गया तो एक, और करनी में तीन तो रहेगा ही। एक तो लिखते नहीं है, लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर चार में से तीन गया तो एक, और यहाँ क्या है? करनी में तीन। तो ये जो किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर जो है वो समान आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी है। तो इसीलिए दिया गया अनुक्रम क्या है? समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब इसका तीसरा और चौथा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है 0.3 कॉमा 0.33 कॉमा 0.333। तो यहाँ भी हमें दो क्रमागत पदों का क्या निकाल लेना है? अंतर निकालना है। तो a2 माइनस a1 कर लेंगे और a3 माइनस a2, इतना ही काफ़ी होगा। तो यहाँ है 0.33 माइनस 0.3, और यहाँ है 0.333 माइनस 0.33। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 0.03 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ आएगा 0.003। तो अंतर सेम तो आ नहीं रहा है, तो इसलिए क्या होगा ये? इसीलिए समांतर श्रेणी नहीं है। दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं है। बस इतना ही करना है। फिर चौथा इसी प्रकार से है। तो a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। अब इक्वल निकाल लेते हैं इन्हें हम, देखते हैं क्या आता है। यहाँ 4 प्लस √2 माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ 4 प्लस 2 √2 माइनस की वजह से ये चिन्ह बदल जाएंगे। ये भी 4 भी माइनस में हो जाएगा, और √2 भी क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, है ना। और फिर इसी प्रकार 4 प्लस 3 √2, और माइनस की वजह से ये जो तृतीय पद है वो माइनस में हो जाएगा सब, 2 √2 यही हो जाएगा। अब इसका अंतर निकालते हैं। तो यहाँ +4 है और -4 है, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? √2 बचा। इसी प्रकार यहाँ +4 और -4, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ 2 है और √2 के साथ क्या है? यहाँ 1 है, तो 2 में से 1 निकला तो 1, और √2 तो बचा ही रहेगा। इसी प्रकार यहाँ ये +4 और -4 है, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, 3 में से 2 गया तो 1, और √2 तो बचेगा ही बचेगा। तो सारे पद क्या मिल रहा है हमें? बराबर मिल रहा है। सार्वंतर अर्थात बराबर मिल रहा है, या किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर क्या मिल रहा है? बराबर। तो इसीलिए दिया गया अनुक्रम क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी होगा। समांतर श्रेणी है। याद करेंगे हम। पहले तो हमें प्रथम पद इसका ज्ञात होना चाहिए और सार्वंतर ज्ञात होना चाहिए। प्रथम पद a को बोलते हैं और सार्वंतर d को। तो इसी प्रकार से हम a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d करके जितने भी बचे हुए होते हैं हम सारे ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो वही काम हमें करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है ये नोट कर लेते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी a प्लस बी कॉमा a प्लस 1 प्लस बी कॉमा a प्लस 1 प्लस बी प्लस 1। ये बस कुछ नहीं है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस 2, है ना। ये बस ब्रैकेट अलग अलग करके थोड़ा सा बदल के दे दिया है। यहाँ भी क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी प्लस 1। ठीक, तो a को अलग रख लिया, यहाँ पे b को अलग रख लिया, और कुछ भी बात नहीं। ठीक, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से ये अगर हम देखना चाहें तो ये है a ना, ये क्या है? a प्लस डी है ना। और ये क्या है? a प्लस 2d है, और ये क्या है? सॉरी, यही a प्लस 2d तक है ना, तीन ही तो दिया है। तो 3 तक दिया है। अब हमें और आगे क्या पता करना है? अगले 3 पद। तो अगले 3 पद क्या होंगे वो? a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d।
यही 3 पद हमें ज्ञात करने रहेंगे। तो ये स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया। चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसका प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या दिया है, a। तो a बराबर कितना दिया है, a प्लस बी। यहाँ चाहे तो लिख भी सकते हैं प्रथम पद a इज इक्वल टू a प्लस बी। और फिर सार्व अंतर हमें पता होना चाहिए। तो सार्व अंतर इज इक्वल टू क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ऐसे ही करते हैं ना, क्रमागत पदों का अंतर निकालते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं a प्लस 1 प्लस बी, ये है द्वितीय पद, और प्रथम पद माइनस में हो जाएगा, ब्रैकेट में रख देते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस 1 प्लस बी, ये दोनों माइनस में, माइनस a माइनस बी, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो 1 आ गया सार्व अंतर। तो बस इतना ही चाहिए हमें। तो चलिए यहाँ रख लेते हैं हम। तो हमें अगले 3 पद क्या ज्ञात करने हैं, 2d तक दिया हुआ है, तो a प्लस 3d कर लेते हैं। a प्लस 3d कॉमा a प्लस 4d कॉमा a प्लस 5d कॉमा डॉट डॉट डॉट, यह अनंत तक जाएगा। तो a प्लस 3d, प्रथम पद क्या दिया है, a प्लस b दिया है, तो a की जगह में क्या रखना है, a प्लस b प्लस, और फिर 3d, तो 3 इंटू डी कितना निकला है हमारा, यहाँ 1 आया है ना, तो 1 रख लेते हैं कॉमा a की जगह a प्लस बी, तो a प्लस बी प्लस 4 इंटू 1 कर लेंगे b की जगह, फिर कॉमा a की जगह a प्लस बी प्रथम पद, फिर प्लस 5 इंटू डी 1 हो गया, फिर कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब अगले 3 पद यही आने वाले हैं। तो ऐसे किस रूप में लिख सकते हैं, ये तो a प्लस बी 3 इंटू 1 का 3 हो जाएगा, यहाँ 4 इंटू 1 का 4 हो जाएगा, और 5 इंटू 1 का 5 ही हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 2 अलग कर लिया यहाँ से, प्लस b प्लस 1। ठीक, फिर इसे कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 2, अगर a में 2 जोड़ लिया तो b के लिए 2 बच गया। एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे, a प्लस बी दिया है, फिर a प्लस 1 प्लस बी दिया है, फिर a प्लस 1 फिर b प्लस 1। अब यहाँ a प्लस 2 फिर b प्लस 1 रिपीट हो रहा है। ठीक, फिर a प्लस 2 रिपीट हो रहा है, तो b प्लस 2 हो गया यहाँ पे। ठीक, फिर आगे इसे भी ऐसे लिख सकते हैं, या इतने पर ही छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं a प्लस 3। अब एक बार फिर क्या, b रिपीट होगा, प्लस b प्लस 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि है 12वां। 12वां दिया है, किसी अनुक्रम की संख्याओं की सूची निम्न सूत्रों द्वारा परिभाषित हो तो जांच कीजिए कि क्या समांतर श्रेणी है, तर्क दीजिए। अब यहाँ मैं 3 प्रश्नों को हल कर देता हूँ, सेम वैसे ही। तो यहाँ तर्क भी देना है कि समांतर श्रेणी होगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, अनुक्रम निकाल लेंगे इनके बारी बारी से 1 2 3 करके, उसके बाद वो अगर है तो हो जाएगा, अगर अर्थात उनकी क्रमागत पदों का अंतर जो आता है वो बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी हो जाएगा। तो T1 ले लेते हैं पहले। तो T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 प्लस 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 5 11 आ गया। फिर T2 ले लेते हैं, तो 5 प्लस 6 इंटू 2 12, 12 और 5 17 17 आ गया। फिर T3 ले लेते हैं, 3 पद काफ़ी हैं, तो 5 प्लस 6 इंटू 3 ले लेते हैं, तो 18 18 और 5 23। तो अब निकाल लेंगे क्या, हम सार्व अंतर निकाल लेते हैं या क्रमागत पदों का अंतर निकाल लेते हैं। तो a2 माइनस a1 फिर a3 माइनस a2 कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 17 माइनस 11 बराबर 6, और फिर 23 माइनस 17 बराबर भी 6 आ रहा है, अर्थात ये क्या है, समांतर श्रेणी है। अतः सार्वंतर समान है, तर्क देना है ना, सार्वंतर या क्रमागत पदों का अंतर समान है, समान है, इसीलिए दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी है। तो सब में यही करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं आगे के क्वेश्चंस को, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, अनुक्रम समांतर श्रेणी है, बस इतना ही लिखना था। फिर यहाँ भी वही करेंगे, T1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 2
तो 3 वन सा 3 -2 करेंगे 1 आ जाएगा। फिर T2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 2, 3 2 सा 6 में से 2 गया तो 4। फिर T3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 2, 3 3 सा 9 2 7 इतना आ गया। और फिर यहाँ से भी हमें क्या करना है, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इज इक्वल टू यहाँ 4 माइनस 1 किया तो कितना मिल गया 3, और 7 माइनस 4 किया तो भी 3 मिला। तो ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है, तो हाँ लिख देंगे। ठीक, तो बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ ज़्यादा काम तो है नहीं, तो यहाँ भी हाँ लिख देना है। चलिए अब इसी का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 4 यहाँ पे बताया मैंने, तो चलिए चारों हल करा देता हूँ, और कोई बचता है, हाँ 5वां बचेगा तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा उससे। तो तीसरा है Tn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1, तो T1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 1 सा 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और T2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 1 9 आ गया। और T3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 सा 9 2 सा 18, 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 19। अब फिर हमें क्या करना है, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इज इक्वल टू यहाँ 9 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 6, और 19 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 10। ये दोनों बराबर नहीं मिले, इसलिए क्या होगा कि किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो क्या बराबर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये समांतर श्रेणी नहीं है। ये हो गया। फिर सेम वैसा ही है, तो T1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 सा 4, 4 और 3 जोड़ के 7 आ गया। और T2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल 2 2 सा 4, 4 4 सा 16 और 3 कितना आ गया 19। फिर T3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो 3 3 सा 9, और 3 3 सा 9, 4 सा 36 और 3 39 इतना आ गया। अब फिर इसका भी अंतर निकाल लेते हैं हम, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, तो यहाँ 19 में से 7 को निकाल दिया तो कितना बचा 12, और 39 में से अगर 19 को निकाला तो कितना बच गया 20। तो ये भी अंतर बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है समांतर श्रेणी नहीं है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट करके। वैसे आप लोग कमेंट करते नहीं हैं और ना ही लाइक ही करते हैं, आप लोग जल्दी से वीडियो देखते हैं उसके बाद चले जाते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न है, अब अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं जांच कीजिए। प्रत्येक वर्ष खाते में प्राप्त राशियों की सूची जब 100 रुपये 4% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया जाता है। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है वो जो होता है ना, वो समांतर श्रेणी में आएगा ही नहीं। कैसे नहीं आएगा, क्योंकि ये जो होता है, मान लीजिए 100 रुपये है मेरा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, और फिर पहले साल के लिए तो मुझे वो साधारण ब्याज की तरह ही देना पड़ेगा। 4% है, मतलब मुझे 4% मतलब 4 रुपये ही देना है ना। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो 4%, जो 4 रुपये दे रहा हूँ वो 100 रुपये में जुड़ जाएगा, जुड़ के 104 रुपये पे अगले साल का मुझे ब्याज देना पड़ेगा। ठीक, तो साधारण ब्याज जो है वो समांतर श्रेणी में आता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज समांतर श्रेणी नहीं बनाता है। तो यही हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए तो देखिए, एक तो फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूला से हमें लगाना ही नहीं है, इसे साधारण ब्याज की सहायता से ही हमें लगाना है। वो कैसे लगाते हैं आप लोग शायद पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर से देख लीजिए। एक तो फॉर्मूला होता है इसका, क्या, ए इज इक्वल टू ना अमाउंट इज इक्वल टू पी, पी प्रिंसिपल अमाउंट होता है, मतलब मूलधन होता है, 1 प्लस आर अपॉन 100 पे पावर n, अर्थात ये टाइम होता है, आर रेट को दिखाता है ब्याज की दर, और 1 प्लस
आर अपॉन 100, और पी जो है वो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और अमाउंट जो होता है वो मूलधन प्लस, सॉरी ये मिश्र धन बोलते हैं ना, मिश्र धन मतलब जो ब्याज के साथ जुड़ के बताए, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें लगाना है एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ये साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट। तो पी क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, आर रेट होता है, टी टाइम होता है, अपॉन 100। ये याद करने का सबसे सरल तरीका है, इंग्लिश में याद करिए, सबसे जल्दी याद हो जाता है। तो यहाँ जो दिया है मूलधन क्या दिया है, मूलधन बराबर ₹100 दिया है, और दर कितना दिया है 4, जो कि रेट होता है 4% दिया है, ठीक है। अब प्रत्येक वर्ष मतलब हर वर्ष एक एक साल का हमें निकालना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला यही होता है। तो पहले निकालेंगे हम साधारण ब्याज, तो एस आई इज इक्वल टू मूलधन कितना दिया है 100 गुणित दर 4 और साल पहला बटे 100। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 4, 100 से 100 कट गया तो 4, तो ₹4 मिल गया साधारण ब्याज। तो पहला जो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है पहले साल का वो साधारण ब्याज जैसा ही लगता है, लेकिन दूसरे साल से वो चक्रवृद्धि ब्याज जैसा लगने लगता है। अब देखिए यहीं से प्रूव हो जाएगा। अब जो अगला मूलधन बनेगा वो क्या बनेगा, अब द्वितीय वर्ष के लिए मूलधन, द्वितीय वर्ष का मूलधन बराबर ₹100 तो पहले से था, लेकिन ₹4 जो ब्याज मिल रहा है ना, ब्याज मतलब लग रहा है, वो भी इसमें जुड़ जाएगा। तो रुपीस कितना हो जाएगा 104। तो फिर अगले साल के अगर ऐसा ही निकालेंगे हम, द्वितीय वर्ष का ब्याज लिख लेते हैं, द्वितीय वर्ष का ब्याज, द्वितीय वर्ष का ब्याज। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हमें मूलधन कितना लिखना है 104 गुणित दर तो वही रहेगी 4 की, और द्वितीय साल है, दूसरे साल के लिए भी एक ही, मतलब वही साल तो है, बटा 100। अब यहाँ देखिए इसमें पॉइंट लग जाएगा, चाहे इधर पॉइंट लगा लीजिए चाहे इधर, 1.04 मल्टीप्लाई बाई 4, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा ना 100, यहाँ डेसिमल लग जाएगा। अब इसे अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 4.16। तो अगले साल के लिए फिर हमें जो तृतीय वर्ष के लिए होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल मूलधन मतलब 104 था प्लस 4.16, ये कितना मिल गया हमें, जुड़ेगा तो 108.16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 100 था, 100 से मतलब इसे चलिए A1 ले लिया, इसे ले लिया A2 और इसे ले लिया A3, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यहाँ थोड़ा मिक्सअप हो गया। चलिए यहाँ थोड़ा स्पेस बना के समझा देता हूँ, जिससे कि इसी पेज पे समझ में आ जाए, अगले पेज पे न जाना पड़े। तो यहाँ A1 आ गया, A2 आ गया, A3। अब निकाल लेते हैं हम क्या, पहले A2 माइनस A1 करते हैं, फिर A3 माइनस A2 कर लेते हैं। अगर सर्वंतर बराबर आ गया तो ये क्या है, चक्रवृद्धि जो भी ब्याज लग रहा है वो क्या है, समांतर श्रेणी में है। अगर नहीं आ रहा है तो समांतर श्रेणी में नहीं है, यही हमने पढ़ा है। तो A2 कितना दिया है 104, माइनस 100 कर देंगे, A1 बराबर दिया तो ये 4 आ गया, और A3 कितना दिया है 108.16 माइनस 104, तो ये तो उतना ही आना है 4.16। देखिए दोनों में अंतर है ना, मतलब समान नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या है, समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। हाँ एक बात और बतानी थी आप लोगों से, कि अगर आप लोगों को वीडियो धुंधला दिख रहा है तो आप लोग 360p पे उसे देखिए तो एकदम क्लियर दिखेगा। अब रेजोल्यूशन का पता नहीं क्या मैटर है, मैं तो बढ़िया रेजोल्यूशन पे से अपलोड करता हूँ, लेकिन 360p ही दिखाता है, 240 दिखाता नहीं है, 144 दिखाता है, और अधिकतर वीडियो में 240 ही दिखाता है। तो आप लोग बेस्ट रेजोल्यूशन के लिए अच्छे से देखने के लिए 360p पे ही देखिए, ठीक है। तो और शेयर तो ज़रूर से करिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक भी करिए और कमेंट भी किया करिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।